W ग्राम, तो W डिवाइडेड बाई M, क्या ये पूरे का मोल, इनटू कितना 12 कार्बन का मोल, इनटू कितना 12 कार्बन का वेट, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, भाई W का 3%, वेट परसेंट का मतलब जितना लोगे उसका 3% कार्बन है, तो आपने W लिया तो द वेट परसेंट ऑफ कार्बन के हिसाब से W का 3%, W कैंसिल, वही आ गया। तो इसलिए ना अपन क्या करते हैं कि जब भी परसेंट का लफड़ा फंसे सीधे 100 ले लो, तो उसमें 100 में जो होगा सीधे आंसर है। परसेंट का मतलब ही होता है 100 में, ठीक है। तुम इस तरह चाहे तो इस तरह कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह क्वेश्चन समझ में आ गए, इस तरह के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। अब देखो, अब क्या करते हैं हम लोग, देखना, एटॉमिक वेट सबने सुना ही है। इसमें क्या होता है, एटॉमिक वेट दो तरह से होता है, एक होता है ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट, ठीक है, और दूसरा होता है एटॉमिक वेट इन AMU। देख लो भाई, AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मत कह दियो, वो भी AMU ही है। फर्क क्या है दोनों में, है? वो क्या है, वो मास है, वो कॉलेज है, ये मास है। अब वो कैपिटल A में होता है AMU, कैपिटल A कैपिटल M कैपिटल U, नाम है भाई, किसी का नाम है ये स्मॉल, इसमें इसको आप कैपिटल AMU लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। अब ध्यान से, इसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट। अब दोनों का समझते हैं डिफरेंस क्या है। देखो सिंपल, आराम से मान लो तुमसे कहा जाए 12 ग्राम कार्बन है, आराम समझिएगा, 12 ग्राम कार्बन। अगर 12 ग्राम कार्बन है, इसका मतलब क्या है, बोलो। 12 ग्राम कार्बन का मतलब 1 मोल कार्बन ना, इतना तो समझ में आ ही रहा है, 1 मोल कार्बन। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, क्या लिखें, नहीं समझ में आया तो बोलना, बोलो, क्योंकि 1 मोल में एन एटम होते हैं, यानी ध्यान से, वेट ऑफ Na एटम्स इक्वल टू 12 ग्राम, बोलो। तो अगर हम यहां से लिख दें कि वेट ऑफ 1 एटम ऑफ C12 इक्वल टू कितना, देखो सही है कि नहीं भाई। Na एटम का वेट है 12 ग्राम, तो एक एटम का वेट तो 12 बाई Na ग्राम होगा ना, ठीक है। अब देखो, अगर ग्राम एटॉमिक वेट है, ग्राम एटॉमिक वेट मतलब 12 ग्राम, अगर तुमसे कहा जाए एटॉमिक वेट है 12 ग्राम, 12 ग्राम का मतलब 1 मोल, यानी कभी भी ग्राम एटॉमिक वेट है, दिस इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ 1 मोल, बोलो, वेट ऑफ 1 मोल एटम, बोलो। 1 मोल एटम का वेट ही तो ग्राम एटॉमिक वेट है। अब जो है, अब हम लोग बात करेंगे कि यार ये 1 AMU क्या है, जल्दबाजी नहीं, 1 AMU बताओ कैसे डिफाइन किया गया, 1 AMU कैसे डिफाइन, डेफिनेशन 1/12, देखो ये ऐसे डिफाइन किया गया, 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 एटम ऑफ C12, ये है 1 AMU की डिफिनीशन। अब जरा बताना
कि डिफिनीशन जब 1 AMU की बनाई गई तो यही क्यों लिया गया? सर इसके सबसे ज़्यादा हाँ, इससे एटमॉस्फेयर में परसेंटेज से क्या लेना देना होगा? हाँ, स्टैंडर्ड लेना था, बिल्कुल सही बात है। फिर नहीं, कंपाउंड से क्या लेना देना, तो आप बताओ एक्चुअली में क्या होता है? हाँ, बस ये है एक्चुअली में इसका जो एटॉमिक वेट होता है ना, वो बहुत मतलब 12 बिल्कुल एग्जैक्ट 12 पॉइंट समथिंग 12.0000 मतलब एग्जैक्ट 12 मान सकते हो। बाकी सबका एटॉमिक वेट थोड़ा सा क्या होता है 12 के बाद तो उसको जो कैलकुलेशन करना होता है वो ज्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए ऐसा करते हैं। और कोई लॉजिक नहीं है, वो तो जिसने बनाया उसको समझ में आया कार्बन ले लो, खत्म। बाकी यही है कि उसका लॉजिक यही है। बाकी आप लिख सकते हो सल्फर का 1/32 कर दो, एक ही बात आएगा, वही सब देखना। अब देखना जरा 1 AMU इक्वल टू 1/12 इंटू इसकी वैल्यू अभी निकाले हैं, देखो दिख रहा है। तो इसका आया 12/Na यानी 1 AMU का वैल्यू क्या है? ध्यान से, जल्दबाजी नहीं। AMU और ग्राम में रिलेशन, तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? AMU को ग्राम में बदल सकते हैं, ग्राम को AMU में चेंज कर सकते हैं। क्लियर? अब ध्यान से, अगर एटॉमिक वेट इन AMU, मान लो कार्बन का, मान लो 12 AMU लिख दें, मान लो कार्बन का एटॉमिक वेट क्या लिख दें? 12 AMU। भाई वहां 12 ग्राम, यहां 12 AMU, तो 12 AMU का मतलब क्या है? 12 AMU का मतलब क्या है? 12/Na ग्राम। इसका मतलब अगर ध्यान से ये देखो क्या समझ में आया? अगर एटॉमिक वेट ग्राम में लिखा है, इसका मतलब उसके 1 मोल का वेट है। और अगर एटॉमिक वेट AMU में लिखा है, मतलब उसके 1 एटम का वेट है। देखो भाई 12 AMU का मतलब 12/Na ग्राम, और 12/Na का मतलब क्या है? वेट ऑफ 1 एटम। देखो जैसे तुम्हारे से कहा जाए कि सल्फर का एटॉमिक वेट 32 AMU है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सल्फर के 1 एटम का मास 32 AMU है या 32/Na ग्राम है। देखो हाँ, ठीक है, ठीक है। क्या समझ में आया? कहानी समझ में आई कि नहीं? ध्यान रखना AMU और ग्राम में फर्क। अगर आपने एटॉमिक वेट ग्राम में, अब बताओ जरा ध्यान सुनना, जब हम मोल निकालते थे, याद है मोल इक्वल टू क्या लिखते थे? वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट एटॉमिक वेट। तो वहां पे जो एटॉमिक वेट था वो क्या था? ग्राम एटॉमिक वेट। अबे तभी तो नंबर आता है भाई, ऊपर लिखे थे वेट इन ग्राम, तो नीचे ग्राम एटॉमिक वेट करोगे तभी तो ग्राम ग्राम कट के एक नंबर आएगा। मोल इज अ नंबर, नहीं तो पता चला तुमने AMU कर दिया, उसका यूनिट आ गया। समझ में आ रहा है? तो वहां मोल में जब हम लिखते हैं तो ग्राम एटॉमिक वेट लिखते हैं, ध्यान रखना। कहानी क्लियर? अभी बताते हैं इसमें और क्वेश्चन क्या बनेंगे, नोट कर लो। बस एक तो ये याद रखना कि ये रिलेशन है। दूसरा, एटॉमिक वेट अगर AMU में दिया है उसका मतलब उससे 1 एटम का मास है। कोई भी, जैसे तुमसे कहा जाए, ध्यान सुनो, जैसे बोले नाइट्रोजन के 1 एटम का मास, बोलो 14 AMU। ग्राम में क्या लिखोगे? 14/Na ग्राम, खत्म। मतलब वेट जनरल किसी भी एलिमेंट के 1 एटम का मास क्या लिखोगे? उसका एटॉमिक वेट डिवाइड बाय Na ग्राम। यही तो हो रहा है। या डायरेक्ट AMU, सल्फर के 1 एटम का मास क्या होगा? 32 AMU या फिर 32/Na ग्राम।
लेते हैं यार, बाकी लोग बच्चे बैठे हैं दूर। क्या है? अच्छा, AMU की बात चल रही थी ना। AMU तो अपने क्लियर हो गया। अब अपन आगे देखो, बात समझो। तो AMU क्लियर हो गया। रिएक्शन में अपन ने वो पढ़ी थी, सीरीज रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन, परसेंटेज यील्ड नहीं पढ़ी? हेडिंग डालो। हाँ, पैरेलल नहीं पढ़ाई, वही दिखाओ, नोट्स दिखाओ जरा। ऐसे हमें याद नहीं रहता क्योंकि कई बैचों में चल रहा है। सीरीज पैरेलल नहीं है? पैरेलल नहीं है ना, ठीक है। तो एक बात समझते हैं, देखो पैरेलल रिएक्शन, ध्यान समझो है क्या है। जैसे कोई A है, ये B और अगर ये C में टूट रहा है तो इसको बोलते हैं पैरेलल रिएक्शन, ठीक है। जैसे कार्बन का रिएक्शन O2 से कराए तो अगर CO भी मिला और CO2 भी मिला, ये पैरेलल रिएक्शन हुई। समझ में आया? देख लो, क्लियर? तो ये तो पैरेलल हो गया। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है वो समझो। क्वेश्चन ये है, कह रहा है व्हेन 12 ग्राम कार्बन reacts with 20 grams of O2, then find the mass of gases formed. Start. कह रहा है जब 12 ग्राम कार्बन 20 ग्राम O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, समझो 12 ग्राम कार्बन 20 ग्राम O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जो गैसें बनेंगी उसका मास क्या होगा? कौन सी गैसें बनेंगी ये नहीं पता अपने को, वो दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। जैसे C सॉलिड है, O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? CO बनेगा या CO2 बनेगा? देखो CO भी बन सकता है, CO2 भी बन सकता है और दोनों भी बन सकते हैं। अब तुम्हारे को ये समझना पड़ेगा कि यार दोनों बनेंगे कि एक बनेगा। एक बनेगा तो CO बनेगा या फिर CO2 बनेगा, ये कैसे डिसाइड किया जाए? तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान सुनना जो बोले। एग्जैक्टली में क्या होता है, जब अपन किसी लकड़ी को जलाते हैं क्या होता है? क्या एकदम जो है आग पकड़ के खत्म, स्मोक होता है, धुआं निकलता है। धुआं निकलता है फिर धीरे धीरे आग लगती है, क्या भाई? तो पहले क्या बनता है? CO। पहले क्या बनता है? फिर बनता है CO2। हम करते क्या हैं कि लिख देते हैं C solid plus O2 gives CO2, लेकिन जरूरी नहीं है कि CO2 ही बने। ऐसा हो सकता है कि CO बन के खत्म हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों बन जाएं। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई CO बनेगा कि CO2 बनेगा कि दोनों बनेंगे? ठीक है, जैसे मान लो किसी लकड़ी में पेट्रोल डाल दो और आग लगा दो, आप क्या होगा? एकदम से आग लगेगी? यानी एकदम लकड़ी क्या हो गई? जल गई? नहीं, पेट्रोल जला है, लकड़ी थोड़ी ना जली है एकदम से। वो जो एकदम से आग निकलती है वो किसके कारण है? तुम कभी डाल के देखना, पेट्रोल डालो, माचिस की तीली लगाओ, एकदम आग निकलेगी, फिर बंद हो जाएगी, फिर धीमे धीमे जलेगी। क्यों? पेट्रोल खत्म हो गया।
फिर अब तो लकड़ी जलेगी, तो अब तो धीमे धीमे जलेगी, वो बेसिकली इनिशिएट तेजी से हो जाएगा। अब ध्यान सुनो, तो होगा क्या एग्जैक्टली में समझना। देखो, सी सॉलिड प्लस हाफ O2 गिव्स CO2। ये देखो, देखो क्या ये CO, ये रिएक्शन है। क्या समझ में आया? पहली बिगिनिंग में यही होगी, सी सॉलिड हाफ O2 से रिएक्शन करेगा और CO बनाएगा। सी सॉलिड का मोल कितना है और O2 का 20/32 कितना आएगा? 5/8। बोलो, तो 1 मोल सी सॉलिड का है, O2 का 5/8 मोल है। लिमिटिंग बताओ, जल्दबाजी नहीं, आराम से। लिमिटिंग कौन है? O2 लिमिटिंग है या सी सॉलिड लिमिटिंग है? जल्दी, कितने लोगों का O2 लिमिटिंग आ रहा है? कितने लोगों का सी सॉलिड लिमिटिंग आ रहा है? सी सॉलिड। तुम लोग ये सब भूल गए क्या? ऐसा केयरफुल रहें। ये 1 मोल है और ये 5/8 मोल है, तो यहां पे लिमिटिंग कौन आया? कार्बन। अब ध्यान सुनो, अगर इस रिएक्शन में O2 लिमिटिंग हो जाता बाई चांस, तो क्या होता? O2 खत्म हो गया, तो क्या इस केस में CO2 बनता? देखो, बोलो, अगर इस पहली रिएक्शन में O2 लिमिटिंग हो जाता तो हम ये कहते कि केवल CO ही बनेगा। क्यों? अरे O2 तो खत्म हो गई ना, समझ में आया? तो यहां पे ये क्या हो गया? 0। सी सॉलिड लिमिटिंग है। अब आप जरा बताओ O2 का कितना बचा? O2 कितना बचा बताइए? 5/8 तो था, कितना रिएक्ट किया? कितना रिएक्ट किया? 1/2। अबे एक रिएक्ट करता है तो उससे आधा करता है, तो रिएक्ट कितना कर रहा है? 1। तो रिएक्ट कितना करेगा? हाफ। ये कितना बनेगा? समझ में आया कैसे? 1 1 से 1, तो 1 ही तो कर रहा है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि CO तो बन गई और O2 बच गई। O2 क्या हो गई? तो जो CO बना है फर्दर O2 से रिएक्शन किया और क्या बनाया? ऐसे रिएक्शन होती है। देखो, CO का मोल कितना है? 1 मोल। CO का मोल कितना है? 1 मोल। O2 कितना है बचा हुआ? देख लो कितना आएगा, सॉल्व कर लो ऊपर से। 1/8 पक्का? ठीक, अब इसमें लिमिटिंग कौन है? देखो जल्दी से, चेक करो कितने लोगों का O2 लिमिटिंग आ रहा है? O2 और कितने लोगों का CO लिमिटिंग आ रहा है? CO, एक का CO आ रहा है, 2 हो गए CO में, और CO में लिमिटिंग 2 लोग हैं। चलो जरा बताओ, वन बाई वन कर दिए हो गए। इधर क्या हो गया? हाफ। कम कौन आया? कौन आया कम? लिमिटिंग कौन?
O2 या CO? हाँ भाई तुम बताओ। हाँ 1/1 आया, ½/1/8। अबे मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, कोफिशिएंट को मोल से नहीं करना है भाई। बैठो, तो लिमिटिंग कौन आया? O2। बैठ जाओ। अब ध्यान सुनो, अगर O2 लिमिटिंग आ गया चलो ठीक है, अगर मान लो बाई चांस इस केस में CO लिमिटिंग होता, क्या होता? तो केवल क्या बनता? CO2। अगर इस केस में केवल CO लिमिटिंग हो जाता तो CO तो खत्म हो गया ना, तो क्या बनता? केवल CO2। देखो, लेकिन इसमें लिमिटिंग कौन है? 0। ये कितना बचा? CO बताओ कितना बचा? 1 माइनस कितना लिखें? आराम सोच के। 1 माइनस 1/8, 1/4। अब ऐसे देखो ना, हाफ से 1, यानी जितना O2 रिएक्ट करेगा उसका डबल ये करेगा, तो ये तो लिमिटिंग है। तो लिमिटिंग का मतलब आपने जितना लिया सब खत्म, यानी कितना खत्म? 1/8 खत्म। तो ये कितना रिएक्ट करेगा? 1/4 डबल। ये कितना बनेगा? 1/4। कैसे? हाफ से 1, तो 1/8 से 1। तो मोल्स ऑफ CO जो बन के आए, मोल्स ऑफ CO ये कितना आया? 3/4। मोल्स ऑफ CO2 कितना आया? 1/4। देखो, तो यहां से वेट ऑफ CO कितना आएगा? 3/4 इंटू कितना मोलिकुलर वेट CO का? वेट ऑफ CO2 33 कहां से आएगा प्रभु? ये देखो, चेक करो पहले। तो CO का वेट इतना और CO2 का वेट इतना, देख लो। समझ में आया? कहानी क्लियर? कि कौन कब क्या बनेगा वो लिमिटिंग से डिसाइड किया जाएगा कि भाई कौन लिमिटिंग है। 2 रिएक्शन है, कभी भी अगर इस तरह एडिशन होगा, जैसे मान लो आयरन है, आयरन में O2 का रिएक्शन कराया, ठीक। अगर आयरन में O2 का रिएक्शन कराया और बोला FeO और Fe2O3 मिल रहा है, FeO और Fe2O3, तो कैसे रिएक्शन होगी? पहले Fe का रिएक्शन O2 के साथ होगा, क्या बनेगा? FeO। और Fe2O3 कब बनेगा? जब पहली रिएक्शन में लिमिटिंग कौन हो? पहले रिएक्शन में O2 लिमिटिंग हो। अबे अगर पहली रिएक्शन में O2 लिमिटिंग हो गया तो दोबारा O2 लाओगे कहां से? बोले फूंक देंगे, हैं? अबे O2 चाहिए, अगर आपको Fe2O3 बनाना है तो O2 चाहिए। यानी पहले केस में अगर आयरन लिमिटिंग होगा तो आयरन लिमिटिंग होगा तो FeO बन गया होगा और क्या बचा होगा? O2। वो O2 FeO से कंबाइन करके Fe2O3 बनाएगी। समझ में आया? नोट करो पहले इसको, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे। ये है पैरेलल रिएक्शन। तो इसमें क्वेश्चन यही पूछेगा, क्या दोनों बनेंगे, क्या एक बनेगा, क्या होगा?
देखो क्या इसी क्वेश्चन को जो अपन ने अभी किया है, बस केवल इसको अपन ने x और y कर दिया। x 4y, x एंड y है यार, रिलेशन बिटवीन x एंड y फॉर विच बोथ CO एंड CO2 विल बी फॉर्म्ड। क्लियर? x और y में आपको रिलेशन बताना है जिसके लिए दोनों बनेंगे, CO भी बने और CO2 भी बने। स्टार्ट करो, दिमाग लगाओ जरा। ये वाला भाई, ये लिमिटिंग हो गया, ये खत्म। तो ये एक खत्म हो रहा है, तो जब ये एक खत्म होता है तो ये आधा खत्म होता है, तो खत्म कितना हो रहा है? एक। ये आधा खत्म हो गया तो इतना बच गया। नहीं आए तो x से कर लो, अपन ने पहले x वाला भी बताया था। बोलो। अब हमारे को कंडीशन निकालनी है कि CO भी बने और CO2 भी बने। लेकिन ये तो कंडीशन निकालनी भाई। अगर CO और CO2 दोनों बनना है तो बताओ इस रेशो में लिमिटिंग कौन होना चाहिए? बोलो, कार्बन या O2? सोच लीजिए, एक छोटी सी गलती -1 दिला सकती है। लिमिटिंग कौन होना चाहिए, कार्बन या O2? जल्दी बोलो। पक्का? कार्बन। देख लो भाई, कार्बन। अगर कार्बन, क्योंकि अगर O2 लिमिटिंग हो गया तो CO2 नहीं बनेगा, केवल क्या बनेगा? CO। क्यों? CO बन गया, O2 खत्म हो गई। अरे तो अब जले कैसे? अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार जब लकड़ी जलाते हैं तो CO बन गया, फिर CO2 कैसे बन जाता है? हाँ, क्या आना चाहिए? पहले लकड़ी जलाते हैं तो CO और CO2 कैसे बनता है ये बताओ पहले। तुम्हारा जैसे मन करे वैसे जला दो, बताओ तो हैं? पहले CO2 बनेगा, पेट्रोल डाल दो चाहे कुछ भी डाल दो, डायरेक्ट CO2 कभी नहीं बनेगा। थोड़ा CO बन गया, खट से CO, ऐसे सोचो, CO बना CO2, CO बना CO2, मतलब इतनी फास्ट होगी कि आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन बना पहले CO ही होगा। अच्छा, क्यों CO2 बन जाता है? क्योंकि जब CO बना तो एयर में ऑक्सीजन है ना, वो ऑक्सीजन कभी खत्म, तो वो ऑक्सीजन CO को मिलके CO2 इसलिए बन जाती है। अब देखो ध्यान से, C सॉलिड x/12 मोल आ गए, इसके मोल आ गए y/32। अगर अपने को CO और CO2 दोनों बनाने हैं तो इसमें लिमिटिंग किसको होना पड़ेगा? कार्बन को। तभी जो O2 बचेगी, जो ये बचेगी, ये इससे आगे रिएक्शन होगी। तो अगर कार्बन को लिमिटिंग होना है तो मतलब समझो, क्या x/12 का वैल्यू लेस देन y/, समझ में आया ना? अबे y/32 बाई हाफ करेंगे। अच्छा, इसमें बताओ इनक्वालिटी, इक्वालिटी तो जानते हो कि ये भी नहीं जानते? जानते हो? इसमें इक्वालिटी आनी चाहिए, इनक्वालिटी आनी चाहिए, जल्दी। अगर इसमें मान लो बाई चांस इक्वालिटी कर देते तो क्या हो जाता? तो उससे क्या होता? क्यों? अगर आप इसमें इक्वालिटी लगा देते, इसका मतलब दोनों लिमिटिंग उस वैल्यू पे, अगर दोनों लिमिटिंग हो गई तो फिर कभी भी CO2 नहीं बनेगा। सोचो क्यों? अरे जब O2 खत्म ही हो गई तो CO2 कहां से बनेगा?
हाँ भाई, तो अगर अपने को समझ में आया कि अगर दोनों लिमिटिंग हो गए तो काम खत्म हो जाएगा। समझ में आई कहानी? आप ध्यान सुनिए। इसका मतलब यहां से कंडीशन क्या आई? कौन है? एक तो समझ नहीं आ रहा कौन है। अच्छा यही है क्या? इसको हाँ भाई, तो क्या x बाई वाई लेस देन 12/16? बोलो सही है ना? तो यहां से x बाई वाई लेस देन क्या आया? बोलो क्लियर है? कोई डाउट? आप ध्यान से आगे समझिए। आगे क्या होगा कि जो CO बना वो फिर हाफ O2 से रिएक्शन करके CO2 बनाएगा। अच्छा CO बनेगा कितना? बताओ जल्दी। क्यों? क्योंकि क्या हमने इसको लिमिटिंग माना है? अगर हमने इसको लिमिटिंग माना है तो x/12 खत्म हो गया ना। तो जब खत्म हुआ तो 1 से 1 बनेगा ना, तो CO भी x/12 बन के आएगा। ठीक है भाई? अब सोच के बताओ O2 कितना बचा होगा? क्योंकि अगर कार्बन लिमिटिंग है तो कौन बचा? O2। तो अब O2 कितना बचा ये बताना है कि भाई O2 कितना बचा। आराम से, जल्दबाजी नहीं, सोच के। बालक तुम बताओ O2 कितना बचा, सोच के। क्योंकि यही तो चीजें हैं जो समझ में नहीं आएंगी तो आगे दिक्कत करेंगी। x/12 ये लिमिटिंग खत्म हो गया, तो इस रिएक्शन में O2 कितना बचा? नहीं समझ में? अरे कितना वाला बोलो कन्या? y/32 माइनस x/24। क्या भाई बताओ जरा, बताओ O2 कितना बचा? दिमाग लगाओ। y/32 माइनस 1/2। पिछली बार 1/2 बचा, माइनस किए थे बे, हमेशा नहीं करेंगे। देखो x/12 मोल कार्बन सॉलिड का रिएक्ट किया है। अगर रिएक्शन देखो, अगर इसका 1 मोल रिएक्ट होता है तो इसका बोलो, तो अगर x/12 इसका रिएक्ट हो रहा है तो इसका कितना रिएक्ट करेगा? इसका आधा। तो कितना बच जाएगा? यहां बच जाएगा y/32 माइनस x/24। देखो अब ध्यान से, अब ये रिएक्शन अगली होने लगी। अब इसमें क्या करना है आपको कि किसको, अब क्योंकि बताना है CO और CO2 दोनों बने, तो इस रिएक्शन में किसको लिमिटिंग होना चाहिए? बोलो। क्योंकि अगर इस रिएक्शन में CO लिमिटिंग हो जाए, सपोज इस रिएक्शन में अगर CO लिमिटिंग हो जाए तो क्या होगा? केवल CO2 बनेगा। क्यों? अभी जितना CO बना था खत्म ना हो गया, तो CO तो बनेगा ही नहीं। अगर इसमें आपको क्वेश्चन में जो दिया था कि CO और CO2 क्या करे? दोनों बने, CO और CO2। तो CO और CO2 कैसे बन सकता है? जब यहां इस रिएक्शन में O2 लिमिटिंग हो जाए। अगर O2 लिमिटिंग हो जाएगी तो O2 तो हो गई खत्म। तो बताओ CO बचा होगा या खत्म हो जाएगा? जल्दी बोलो। बचा होगा और CO2 बन गया, तो दोनों ने बन गए। यानी इस केस में देखना जरा ध्यान से, y/16 माइनस x/12 का वैल्यू कम होना चाहिए x/12 से। दिमाग लगाओ पहले, सही है कि नहीं? कैसे? अगर ये लिमिटिंग है तो इसको 1/2 से डिवाइड करोगे, उसकी वैल्यू x/12 से कम होनी चाहिए।
तो जब इस क्वांटिटी को आप 1/2 से डिवाइड करोगे तो 2 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y/16 माइनस x/12। अब यहाँ से क्या आएगा, y/16 का वैल्यू x/12 प्लस x/12 आया, देखो। तो यहाँ से y/16 का वैल्यू xy कितना हो गया, बोलो 6 हो गया। तो x/y का वैल्यू क्या आ गया, ग्रेटर देन 3/8, बोलो। ये देखो, चेक करो। तो फाइनल आंसर क्या आ गया कि अगर x/y का वैल्यू 3/4 से क्या हो, बड़ा, और 3/8 से क्या हो, छोटा, तो दोनों बनेंगे। देख लो, ये है आंसर। आराम से पूरा क्वेश्चन समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी एक क्वेश्चन और करवाएंगे इसी तरह का, पहले ये समझ लो। सेट के फॉर्म में मतलब, हाँ हाँ एक ही बात है। वो तो तुम नहीं लिखोगे, किस फॉर्म में लिखोगे तुम डिसाइड नहीं करोगे। कौन डिसाइड करेगा, हम नहीं। ABCD जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिए होंगे ना, वो कैसे दिए हैं उसमें आंसर लिखना है अपने को। तो अगर इसमें लिखा है तो ये देख लो, सेट के फॉर्म में लिखा है तो वो देख लो। सेट के फॉर्म में क्या लिखोगे, x/y बिलोंग्स टू 3/4 से 3/8, या लो ओपन ब्रैकेट x, वो देख लेना x/y ग्रेटर देन 3/8, ठीक है ना, भूल चूक लेनी देनी, क्लियर। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 3/8 से, क्लियर। ओपन ब्रैकेट का मतलब समझते हो क्या होता है, ओपन ब्रैकेट का मतलब दोनों वैल्यू इंक्लूडेड नहीं हैं। अगर यहीं आप ये क्लोज ब्रैकेट लगा देते, इसका मतलब होता है ये इंक्लूडेड है। ये पता है कि नहीं, नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता तो गणित में पढ़ाया जाएगा। हाँ बोलो। सर इस वाले केस में ना ये वाला लिमिटिंग था ऑक्सीजन, तो डायरेक्ट इसको ये ज़्यादा, ये ना 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 ये लिमिटिंग था ना। तो लिमिटिंग कैसे पता किए, जब हमने x/12 को 1 से डिवाइड किया और y/32 को हाफ से डिवाइड किया, तब हमने पाया कि ये वैल्यू इससे कम है, तो y/16 आएगा ना, 32 थोड़ी ना आएगा, नहीं समझी। कोफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद कंपेयर करते हैं। सर बस सेकंड वाले केस में, सेकंड वाले में सामने लिखा है, लो हाँ सर, O2 लिमिटिंग है। हाँ तो सर ये वाला ये कहाँ से आ गया, अब तो ये है ही नहीं ना, CO है। अब ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन तो इतनी है ना। अरे यार का है झुनझुना बजा रहा है। हाँ भाई, क्या करें इसका, नहीं आया, अबे ये आ गया हैं, तो इसमें क्या है, अबे ये माइनस है, उधर ले गया प्लस हो गया, x/12 x/6 हो गया, ये नहीं आया। अबे y को इधर ले जाओ, 6 को इधर ले जाओ, इसमें क्या बताएं। मतलब ये वाला ऐसे होना चाहिए, ऐसा चेंज क्यों हुआ। अबे इधर ग्रेटर था तो x/y तो ग्रेटर ही रहेगा ना, हैं, ये क्या डाउट है बे। अरे यार y/16 लेस देन x/6, यही ना। तुम अपने आप करो, हमें नहीं पता, तुम जानो, इसको क्या बताएंगे भाई हम। यार उल्टा कर दो, उल्टा। ये लो भाई, अब ठीक है, अब नहीं पलटेगा, देखो अब कहाँ पलट रहा है, देखो। अब यार ये सब मत पूछो यार, ठीक है। हाँ
ये क्या था, लिमिटिंग कौन था इसमें? नहीं ये थोड़ी ना, इधर से आया था, ये इधर से आया था। यहाँ सी सॉलिड क्या था, लिमिटिंग, तो x/12 खत्म हो गया। तो जब ये 1 खत्म होता है तो ये आधा, तो x/12 का आधा क्या होगा, x/24, ये तो y/32 माइनस x/24 बचा होगा, वही बचा हुआ ऊपर लिख दिया। ठीक है, अब एक और करें, चलो एक और इसी तरह का क्वेश्चन और करते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, हाँ भाई, तो कह रहा है देखो ध्यान से, when x ग्राम Fe reacts with y grams O2, ठीक है, then find relation between x and y for which FeO and Fe2O3, ठीक है, both are formed। स्टार्ट। सेम क्वेश्चन है, सेम। कह रहा है Fe का रिएक्शन O2 के साथ कराया गया, x ग्राम Fe है, y ग्राम O2 है, तो कह रहा क्या कंडीशन x और y में होनी चाहिए, ठीक है, जिससे दोनों बने। क्या उसी तरह क्वेश्चन है? लगाओ दिमाग। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन ढेर बनाए जा सकते हैं। बोला N2 का रिएक्शन O2 से कराया गया, कंडीशन बताओ जिसमें NO और N2O3 दोनों बने। सेम कॉन्सेप्ट, देख लो। क्या लगता है किसी को कर लेगा? Fe56, एटॉमिक मास ऑफ Fe56। चलो भाई जल्दी नोट कर लो, ये भी सर क्यों याद कर रहे हैं। जी सर, क्लास बोलो क्या हुआ है? तो ट्यूसडे से क्या लेने देना? अच्छा क्लास है हमारी, तो आप कर लो ना। हाँ हाँ भाई, क्या भाई? आप एक मिनट सुनो, हम एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, एक और लिखेंगे, दोनों होमवर्क है, दोनों सोच समझ के करके लाना। और जिसने ये दोनों क्वेश्चन नहीं किए उसकी 100% ठुकाई तय है, ठीक है, तय है वो। ठीक, अब देखो, if x ग्राम N2 reacts with
y ग्राम O2, then find the relation between x and y for which both NO and N2O3 are formed. क्लियर? बहुत सारा बन सकता है कि क्या, जैसे बोले फास्फोरस का रिएक्शन O2 के साथ कराया गया तो बोला P2O3 और P2O5 दोनों बने। सबका सेम कॉन्सेप्ट है क्या भाई? सेम कॉन्सेप्ट है ना। जैसे मान लो N2 और O2 का रिएक्शन कराए तो अगर दोनों बनाना है तो पहले किसको लिमिटिंग बनाना पड़ेगा? N2 और O2 का रिएक्शन करा रहे हो पहले, तो अगर आपका NO और N2O3 दोनों बनना है तो लिमिटिंग कौन होना चाहिए पहले? बोलो N2। अबे O2 लिमिटिंग हो गया तो रिएक्शन आगे ही नहीं बढ़ेगी। दो क्वेश्चन है, दोनों को आपको करना है और एक्सरसाइज 1 करनी है हो। Fe प्लस हाफ O2 गिव्स FeO। ये हाफ बैलेंस करने के लिए किया जाता है। तो ये आ गया Fe का कितना ग्राम था? x ग्राम। तो x डिवाइड बाई 56 इसका मोल्स हो गया और y बाई 32 इसका मोल हो गया। यहां तक तो बात क्लियर है ना। अब क्वेश्चन ये था कि x और y में क्या रिलेशन होना चाहिए जिसके लिए FeO और Fe2O3 दोनों बने। तो देखो FeO और Fe2O3 बनना है तो बताओ इसमें लिमिटिंग क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए भाई? अगर Fe लिमिटिंग होगा तभी ऑक्सीजन बचेगा, तभी वो आगे फर्दर रिएक्ट करेगा। तो अगर Fe लिमिटिंग होना चाहिए तो x बाई 56 का जो वैल्यू है वो लेस देन y बाई, पहले बताओ बात क्लियर है? y बाई 32 नहीं, y बाई 16। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि y बाई 32 बाई हाफ की होंगे। तो यहां से x बाई y का वैल्यू क्या कहेंगे? 7/2 ना। कोई डाउट? अब तो एक कंडीशन है। दूसरा देखो, अब ये लिमिटिंग है तो ये क्या हो गया? ठीक। और ये कितना बचा? y बाई 32 माइनस कितना लिखे? ये समझ में आया? नहीं आया? अब ये एक रिएक्ट करेगा तो ये आधा, तो ये x बाई 56 तो इसका आधा क्या होगा? अरे यार बात। और ये कितना बना? x बाई 56। अब फिर जो FeO बना वो रिएक्शन O2 के साथ हुआ और क्या बनाया? देखो बैलेंस की नहीं। तो x बाई 56 या y बाई 32 माइनस x बाई 112। बोलो जो बचा हुआ है। अब इसमें लिमिटिंग कौन होना चाहिए? O2, तभी ये बचेगा और ये बन जाएगा। तो अगर इस केस में O2 लिमिटिंग है तो क्या आएगा? y बाई 16 माइनस x बाई 56 का वैल्यू लेस देन x बाई 56। बोलो ठीक है। तो यहां से y बाई 16 का वैल्यू x बाई कितना आ जाएगा? तो x बाई y का वैल्यू ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? सेवन बाई, तो x बाई वाई का वैल्यू ग्रेटर देन 7/4। तो जो रिलेशन है वो क्या है कि x बाई वाई का वैल्यू 7/4 से बड़ा और 7/2 से छोटा। ये आएगा इसका आंसर। देखो कितने लोगों का मैच कर गया? ठीक है।
फर्स्ट वाला सही है, मतलब ये वाला, ये नहीं कर पाई। क्या समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था? N2 का रिएक्शन O2 के साथ, तो N2 प्लस O2 गिव्स NO, पहला रिएक्शन आएगा। और दूसरी रिएक्शन होगी NO प्लस O2 गिव्स क्या? N2O3। तो N2O3 में तो ये आएगा और हाफ O2 कर दो। पहले का मोल आएगा x/28 y/32। बोलो, लिमिटिंग कौन होना चाहिए? लिमिटिंग कौन? 2n। लिमिटिंग कौन होना चाहिए? N2। तो x/28 का वैल्यू लेस देन y/32। तो x/y लेस देन कितना? 7/8 ना, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब रिएक्शन हुई तो ये तो 0 हो गया, ये कितना बचेगा? y/32 माइनस x/28, और ये कितना होगा? x/14। बोलो, ठीक है। तो जो NO बना ये आ गया x/14, और ये कितना? y/32 माइनस x/28। अब इसमें लिमिटिंग किसको बनाएं? O2 को। यानी क्या करें? अगला y/16 माइनस x/14 लेस देन x बाई कितना? जल्दी बोलो, कितना? x/28 या x/14? x/28। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि 2 से डिवाइड भी तो करेंगे। तो यहां से जो आंसर आएगा यह आएगा y/16 लेस देन x/28 प्लस x/14। देखो, क्लियर? तो यहां से क्या आएगा? चेक करो, y/16 लेस देन क्या आएगा? जल्दी बोलो, 3x/28। बोलो, सही है। तो x/y का वैल्यू ग्रेटर देन कितना आएगा? 28/48। देखो, सही है नहीं? तो x/y का वैल्यू क्या आया? ग्रेटर देन 7/12। तो फाइनल आंसर क्या बना कि x/y का वैल्यू ग्रेटर देन 7/12 से कितना? 7/8। देखो, ये कितने लोगों का मैच किया है? इसमें कैसे इतने गलत हो गए? क्या गलत हुआ इसमें? दूसरा वाला ही तो समझ सही है। कैलकुलेशन एक बार देख लेना। कहां बोलो? ये कैसे है? ये गलत कर दी है। गलत तो गलत होता है। कहा बेटा? हाँ, अबे इससे थोड़ी ना मतलब होता है। Fe का वेट तो x ग्राम ही है ना, उसके कोफिशिएंट से मोल में थोड़ी ना फर्क आता है यार। नोट करो। x with y gram O2, then select the correct statement. If x by y greater than 7/2, then only FeO is formed. x by y less than this, तो only Fe2O3 is formed. सर 4 ऑप्शन, इधर से इधर हो तो दोनों बनेंगे, ऐसे आ सकता है। 4 ऑप्शन, ठीक है। चलो, तो ये अपन ने जो है पढ़ लिया। तो ये लिमिटिंग वाला, हाँ